Hello students, I am Saiful Nisba. Welcome to my Earth History channel. बच्चों पिछली वीडियोस में मैंने सेकंड चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन करा दी है और अलग से मैंने वर्ड्स मीनिंग भी आप लोगों को करा दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपकी कॉम्प्रिहेंशन चेक जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सारे ही इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक का पेज नंबर 22 पर देखिए। वैसे तो मैंने ये कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में जब मैंने एक्सप्लेनेशन किया था चैप्टर तो तभी बता दी थी, लेकिन यहाँ से आप उसके आंसर लिख सकते हैं। तो 22 पेज नंबर पर अपनी बुक पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। इसका मतलब है कि मीना ने कौन सा सीक्रेट मृदु के साथ बैकयार्ड में शेयर किया था। तो वो बच्चों क्या था? Meena shares the secret of having a kitten in the backyard inside a torn football line with sacking and filled with sand. They found him outside the gate in the morning. यानी मीना ने उसको ये बताया कि हमें एक किटन मिला है मॉर्निंग सुबह में गेट के पास, बाहर गेट के पास, और वो किस में फुटबॉल फटी हुई फुटबॉल में रखा हुआ था जो कि सैकिंग पूरे कवर्ड थी सैंड से, और उसके अंदर सैंड भरी हुई थी और पूरी कवर्ड थी वो। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन है हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। यानी रवि मिल्क किटन के लिए कैसे लाता है किचन से। तो फॉर गेटिंग मिल्क फॉर द किटन रवि टोल्ड पाती दैट ही इज हंग्री व्हेन शी सो हिम विद ग्लास ऑफ मिल्क। पाती गॉट सस्पिशियस, सो रवि had to drink most of the milk and told Pati that he will wash the tumbler by himself. After that, Ravi ran and poured the milk into coconut shell and then ran back to wash the tumbler before Pati got really suspicious. बच्चों जैसे कि यहाँ पर टम्बलर आया है, अब मैंने वर्ड मीनिंग की वीडियो अलग से करा दी तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो टम्बलर का मीनिंग था ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा रवि था वो किचन से किस तरह किचन के लिए मिल्क लाता है। तो सबसे पहले वो किचन में जाता है और जैसे ही वो अपनी पाती उसको देख लेती हैं तो वो कह देता है कि मैं ना पाती बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, इसीलिए मैं ये ग्लास ऑफ मिल्क ले जा रहा हूँ। ओके, पाती को थोड़ा शक होने लगा तो फिर उसने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ इसलिए मैं ये ले जा रहा हूँ और जो है मैं इसे खुद धोकर रख दूँगा। और वो जल्दी से जाता है, कोकोनट शेल में डालकर वापस टम्बलर को धोकर रख देता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन आपका हु डज ही से द किटन्स एंड सिस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। तो जो रवि है वो किटन का एंसेस्टर किसको बताता है और क्या आप इसको बिलीव करते हैं, इस पर बिलीव करते हैं। तो ही सेड द किटन्स एंसेस्टर वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट which was the emblem of the Pallava dynasty, and the Mahabalipuram Rishi cat was descendants of the cat goddess of Egypt. No, I don't believe him. तो वो कहता है कि ये जो मेरी कैट है ना वो जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट का जो एम्ब्लेम है उससे आई है, मतलब उसकी ऋषि कैट मेरी बिल्ली की पूर्वज है, वो ये कहता है। ठीक है, उसको बताता है, लेकिन हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, नो आई डोंट बिलीव हिम। ओके, आपको ये लिखना है। फोर्थ वाला देखिए, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे। ये आपको क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे। दिस शोज दैट
अब रवि जब एमपी पुणे अपनी किचन के बारे में वो इतनी सारी चीज़ें बताता है, इतनी सारी बातें हिस्ट्री बताता है, तो उससे क्या पता चलता है हमें? तो उससे पता चलता है हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। इससे हमें ये पता चलता है उसकी बातों से कि वो उसे हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और वो उसकी इमेजिनेशन जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छी है। फिफ्थ वाला देखिए, वॉट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्रिटेंड महेंद्रन। अब वो कौन सी आवाज़ थी जिससे मृदु एकदम से डर गई थी, फ्रिटेंड महेंद्रन भी, मतलब मृदु एकदम से वो हो गई, हिल गई, और फ्रिटेंड महेंद्रन जो था वो डर गया। वो कौन सी आवाज़ थी? तो द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टर्ड मृदु एंड फ्रिटेंड महेंद्रन, इट वॉज द साउंड ऑफ वॉयलिन दैट लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले। अब ये वो आवाज़ थी जो लल्ली अपना वॉयलिन बजा रही थी, उसकी आवाज़ थी वो। लल्ली बहुत ही गंदा म्यूज़िक बजा रही थी, तो जब वो बजा रही थी तो वो क्रीचिंग साउंड आ रही थी, तो उससे महेंद्रन मृदु क्या हो गए थे, डर गए थे। अब हम अपने नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक पर चलते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 28 पर है। ओके, अब बच्चों आप अपना 28 पेज नंबर निकालिए और वहाँ पर देखिए आपको एक और कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। अब म्यूज़िक मास्टर जो है वो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है, हमें वो सेंटेंस यहाँ पर लिखने हैं जो कि आपकी टेक्स्ट में, बुक में मतलब लिखे हैं, जिससे पता चलता है कि वो अच्छा म्यूज़िक बजाता है। ठीक है, तो द म्यूज़िक मास्टर्स notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. This sentence in the text that expressed the idea that the music master is making lovely music. म्यूज़िक मास्टर्स जो नोट्स बजा रहे थे अपने, वो एकदम फ्लॉट अप, एकदम लहर की तरह जैसे बह रहे थे, मतलब बहुत परफेक्टली उनकी जो, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ट्रैक्स, मतलब जो ट्रेन है वो एकदम स्मूथली चल रही है। विजिंग साउंड मतलब उनकी जो ट्रेन है वो स्मूथली चल रही है। ठीक है, और जो लली है उसकी कैसी आ रही थी आवाज़, जैसे कि ट्रेन पटरी पर से उतर गई हो। ठीक है, और उनकी मेलोडी साउंड, और उनकी बिल्कुल स्मूथली साउंड आ रही थी, और विजिंग अलोंग। अब बच्चों आपका एक और कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया है अपने पेज नंबर 28 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। अब म्यूजिक मास्टर बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, तो वो सेंटेंस लिखिए जिससे पता चलता है कि हाँ म्यूजिक मास्टर अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। तो द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. This sentence in the context that express the idea that the music master is making lovely music. अब the music master के जो नोट्स थे जो वो बजा रहे थे एकदम फ्लोट, वो बिल्कुल बह रहे थे, जैसे परफेक्टली स्मूथली एकदम बह रहे थे, जैसे बस ट्रेन जो है वो पटरी पर एकदम स्मूथली चल रही है, वो ऐसी साउंड आ रही थी एकदम स्मूथली जैसे ट्रेन पटरी पर चल रही हो। ठीक है, इससे हमें इन सेंटेंसेस को देखकर हमें पता चलता है कि म्यूजिक मास्टर अच्छा नोट्स बजा रहे थे। ठीक है, अब सेकंड पर आते हैं कि हैड द बेगर कम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब बेगर क्या रुक्मणी के घर पहली बार आया था? तो No, the beggar had not come to Rukmani's house for the first time because Pati said to Tapi that he had been coming in their house every day for the past week and it's time to found him another house to beg.
to beg from. अब इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि क्या बेगर फर्स्ट टाइम आया था रुक्मणी के घर? तो ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था, बल्कि वो एक हफ्ते से लगातार आ रहा था। हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब पाती तापी से ये कहती हैं कि वो एक हफ्ते से रोज़ आ रहा है और उसे अब कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए, तो हमें इससे पता चलता है कि वो एक हफ्ते से आ रहा है बेगर, वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर नहीं आया था। अब थर्ड क्वेश्चन है, a sharp shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? अब रुक्मणी के चेहरे पर शार्प वी शेप्ड बन गई थी, या उसकी आईब्रोज वी शेप में आ गई थी। अब उससे हमें क्या पता चलता है उसके मूड के बारे में? तो देखते हैं। V-shaped eyebrow is formed only when people are in anger. This suggests that Rukmani was very angry in mood when she came to know about the missing chappals of the music teacher. तो वी शेप हमें ये दिखाता है, जब आईब्रोज हमारी थोड़ी ऊपर की तरफ हो जाती है ना, तो ये गुस्सा दिखाती हैं, ये हमेशा एंगर दिखाती हैं। तो रुक्मणी का मूड क्यों बहुत ख़राब हो रहा था? क्योंकि म्यूज़िक मास्टर के जो थे चप्पल खो गए थे, ठीक है, और बच्चों ने वो चप्पल किसको दे दिए थे? वो बेगर को, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए उनकी जो आईब्रोज थी वो वी शेप की हो गई थी। अब हम अपने वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो आपके टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। बच्चों, आप लोग अपनी बुक का 29 पेज नंबर निकालिए और वहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको पूरे सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। पहला आपको दिया हुआ है रवि कंपेयर्स लली इज प्लेइंग द वायलिन टू। रवि कंपेयर कर रहा था लली के जो वो वायलिन बजाए थे उसको कैसे कंपेयर कर रहा था वो? तो डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो आपको ये फिल करना है, ओके, कि जैसे वो पटरी पर से ट्रेन उतर गई हो, ठीक है। सेकेंड है आपका ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, ठीक है, यानी वो महेंद्रन क्या कर रहे था, जो किटन था वो अपने ऊपर चिलीज को टिप्ड कर रहा था, ठीक है। द टीचर प्लेड, अब आप थर्ड देखिए, थर्ड है आपका द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लली। अब इसके आगे आप लोग फिल करेंगे स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम और हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। इसके आगे मतलब ये है कि जब टीचर प्ले कर रहे थे कुछ नोट्स, तो लली क्या कर रही थी, उन्हें ठीक तरीके से नहीं बजा पा रहे थे और वो वायलिन भी उसके हाथों में खुश नहीं था, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए आप, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। अब इसके आगे आप लोग फिल करेंगे केप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरोसिटी फॉर अ होल वीक, ही कुडंट बिलीव दैट दे वुड टर्न हिम अवे। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, बेगर कह रहा है कि यहाँ इस घर की जो लेडीज़ है वो काफ़ी काइंड है, बहुत काइंड है, जिसकी वजह से मैं एक हफ्ते से उनकी जेनरोसिटी की वजह से मैं अपने आप को ज़िंदा रख पाया हूँ, और वो मुझे यहाँ से वापस भेज रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर ये बात कही गई है। अब फिफ्थ वाले पर देखिए आप लोग, आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लली इफ़। तो लेसन ख़त्म होने के बाद म्यूज़िक टीचर ने उससे लली से क्या कहा था, शी हैड सीन हिज चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पल्स देखे हैं, ओके। तो आपको ही फिल करना है सारी चीज़ें। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जब बच्चों को आवाज़ आ रही थी विंडो की तरफ से, जब वो गए विंडो की तरफ, तो उन्होंने किस तरह से म्यूज़िक टीचर को देखा वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, जैसे जैसे बुक में आपको बताया गया है, तो ठीक है। एज सीन फ्रॉम द विंडो, म्यूज़िक टीचर हैड द बोनी फिगर, ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर
falling around his ears, an old-fashioned tuft, a gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand. As it glided up and down the stem of the violin, a large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है म्यूज़िक मास्टर को यहाँ पर कि म्यूज़िक मास्टर कैसे थे, बोनी फिगर के थे, यानी बहुत पतले. ही हैज़ अ मोस्टली बेल्ट, मतलब गंजे थे वो पूरे, और थोड़े बहुत बाल उनके ईयर्स यानी कान के पास में उनके थोड़े बहुत बाल थे. और उन्होंने क्या पुराने ज़माने की तरह जैसे कि पंडित अपने पीछे थोड़े से बाल बांध लेते ना, टफ्ट यानी पूरे बंच ऑफ हेयर, ठीक है, तो उसको उन्होंने बांधा हुआ था पीछे. और क्या था, गोल्ड चेन ग्लीम्ड, उनके लेदरी नेक पर गोल्ड चेन चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग, और उन्होंने डायमंड रिंग जो थी वो पहनी हुई थी, ग्लिटर कर रही थी, जो कि चमक रही थी, ओके, वायलिन बजाते हुए. और क्या था, अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टीएज, और उन्होंने वेस्टीएज यानी तमिल, हम जो है ना धोती को तमिल में क्या कहते हैं, वेस्टी कहते हैं, ठीक है. उन्होंने वो पहनी हुई थी, और उनके एक पैर उनका बाहर निकला हुआ था जो कि, और उनका क्या था, बिग टो, अंगूठा बहुत ही लंबा और पतला था जिससे वो ताल दे रहे थे, ठीक है. इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है आपकी बुक में. अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे देखिए, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स. इसके यहाँ पर दो पार्ट्स दिए गए हैं. पहला है आपका कि मृदु ने कैसे पता लगाया कि बैगर के पास चप्पल खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, है ना. और इसमें सेकंड पार्ट है, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, और उसने क्या किया, क्या सजेस्ट किया, ठीक है. तो हम देखते हैं पहला वाला, मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड. सेकेंड है आपका, शी सजेस्टेड मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बेगर. अब पहले वाले का क्या है कि उसे कैसे पता चला मृदु को कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा छाले, मतलब फफोले हो रहे थे, ठीक है, ब्लिस्टर्ड, जो वो फूल जाता है, ठीक है, पिंक कलर के, पिंक होता है, तो उसकी वजह से उसे पता चला कि उसके पास चप्पल्स नहीं है. और फिर उसने क्या सजेस्ट किया कि अगर उन दोनों के पास, मीना और रवि के पास, उनके घर में कोई चप्पल है तो वो उसे दे दे बेगर को, ठीक है. फोर्थ वाला देखिए, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, एंड देन सीइंग दे were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. देखिए फोर्थ वाले के भी आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है. पहला है, what do you think रुक्मणी really wanted to ask. सेकेंड है, why did she change her question. थर्ड है, what did she think had happened. अब बच्चों आपको जो ये क्वेश्चन 4 दे रखा है, इसमें क्या होता है कि हैव यू चिल्ड्रन. अब जो हमारी वो होती हैं रुक्मणी, तो वो पूछने वाली होती हैं बच्चों से कुछ कि क्या तुम लोगों ने, तो फिर वो क्या करती हैं, शी बिगन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. अब ये आप लोगों को फिर इसको पढ़ के फिर आंसर करना है. तो बच्चों मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या लिखा है.
हैव यू चिल्ड्रन। अब जैसे ही रुक्मणी जो होती है कुछ कहने वाली होती है बच्चों से, तो वो एकदम देखती है कि बच्चे एकदम स्लोली क्वाइट बिल्कुल बैठे हुए हैं, और वहाँ बाहर जो है वो तमाशा चल रहा है वरांडा में कि भाई चप्पल खो गए म्यूज़िक मास्टर के, और यहाँ पे ये तीनों क्या हैं, बड़े चुपचाप बैठे हैं। तो जैसे ही वो कहने वाले पूछने वाली होती है इन तीनों से कि तुमने, फिर वो रुक जाती है, फिर वो देखती है बच्चे बहुत क्वाइट बैठे हुए हैं। फिर उसका पहला, देखिए पहला पार्ट है, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क। अब रुक्मणी उनसे सच में क्या पूछने वाली होती है, तो यही पूछने वाली होती है कि तुम लोगों ने चप्पल देखे हैं म्यूज़िक मास्टर के, पर वो कह नहीं पाती। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का देखिए, फर्स्ट पार्ट का ये रहा, रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स। ठीक है, अब सेकेंड वाला आप देखिए, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। अब वो एकदम से अपना क्वेश्चन को क्यों चेंज कर देती, क्योंकि उसे डाउट हो जाता है कि बच्चे इतने क्वाइट क्यों बैठे हुए हैं, ज़रूर कोई गड़बड़ है। तो ठीक है, इसलिए वो ये जो कहती हुई होती है ना कि बच्चे आपने चप्पल देखे हैं, एकदम से रुक जाती है और डाउट में आ जाती है कि बच्चे ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तो सेकेंड वाले का आंसर है, शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड शी हैज सस्पेक्टेड डाउट, यानी सस्पेक्टेड एंड डाउट दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विथ चप्पल्स, यानी बच्चों को कुछ ना कुछ तो पता है चप्पल्स के बारे में, तभी इतने क्वाइट बैठे हुए हैं ये। थर्ड वाले का देखिए, व्हाट डिड शी थिंक हैड हैपेंड। अब वो क्या सोच रही थी, तो शी थॉट दैट द चिल्ड्रन हैव गिवन द म्यूज़िक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर। अब वो सोच रही थी कि कहीं उन बच्चों ने मतलब म्यूज़िक मास्टर की चप्पल तो नहीं दे दी है बेगर को। ठीक है, अब बच्चों आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, ऑन गेटिंग गोपू मामास चप्पल्स द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। अब देखो यहाँ पर, तो क्वेश्चन कहा गया है कि जब म्यूज़िक मास्टर्स को गोपू मामा के न्यू चप्पल दिए गए तो वो ऐसा क्यों नहीं दिखा रहे थे, वो खुश क्यों नहीं हो रहे थे, और पर दिल ही दिल में तो वो बहुत खुश थे, लेकिन वो जाहिर क्यों नहीं कर रहे थे। अब द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू रिवील हिज हैप्पीनेस ऑफ getting new chappals of Gopu Mama to others. He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one. Actually, he was very happy after getting Gopu Mama's chappals. अब देखो क्या था कि वो जो था बाकी लोगों को नहीं चाहता था कि उसे उसकी खुशी जाहिर हो, मतलब सबको उसकी खुशी जाहिर हो वो नहीं चाहता था। और जब उसे उनकी ब्रांड न्यू चप्पल मिले तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे अंदर, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि देखो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और उनके चप्पल कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा पुराने थे, गंदे थे, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे चप्पल्स तो बहुत नए ब्रांड के थे। तो इसीलिए वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो जाहिर नहीं कर रहे थे बाहर। फिर वरना सबको पता चल जाता कि इनके चप्पल तो भाई पुराने थे, नए थोड़े थे, तो इसीलिए वो छुपा रहे थे अपनी खुशी को। अब सिक्स क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों आप लोगों का सिक्स क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट, व्हाई वाज ही इन सच अ हरी टू लीव। यानी जब बेगर को वो गिफ्ट मिला चप्पल्स का तो एकदम से वो गायब क्यों हो गया, मतलब जल्दी से क्यों चला गया था वो। अब वो इसीलिए चला गया क्योंकि बच्चे तो परमिशन लेके आए नहीं थे अपने बड़ों से, और वो अगर देख लेते बड़े कि बच्चे जो है चप्पल दे रहे हैं तो वो फिर उनसे ले भी सकते थे। तो ठीक है, और लेकिन बहुत ज़रूरत थी बेगर को चप्पल्स की, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी चला गया। आप देखो यहाँ पर, ऑन गेटिंग, एक सेकेंड, On getting gift of chappals, the beggar vanished in a minute because he did not want to lose the gift of those chappals. His feet were blistered and he couldn't have got anything better from that house. अब बच्चों आप लोग सेवन्थ क्वेश्चन देखो। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? तो
रुक्मणी जो थी वो मृदु और मीना के साथ किचन में जाती है और वो जाती हुई हंसती है। तो वो क्यों हंसती है बच्चों? क्योंकि गोबो मामा ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो हिज शूज, एक मिनट मैं ऐसे कर देती हूँ, throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. Rukmani began to laugh while thinking about the reaction of her husband after hearing this incident, and when he came to know about that they had given his new chappals to the music master. यानी वो इसलिए हंसती हैं कि जब मतलब उनके हस्बैंड को क्या आदत थी रुक्मणी के, कि जब वो कहती हैं कि गोपू मामा जब आएंगे तो उन्हें क्या आदत है, सॉक्स और शूज़ वो निकाल के चप्पल्स को ही पहले पहनते हैं। अब वो सोचती है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, उनका क्या रिएक्शन होगा कि मैंने आपके चप्पल्स जो है ना वो म्यूज़िक मास्टर को दे दिए, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सोच के मतलब वो हंस रही थी। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही मैं कराऊंगी आप लोगों को, और अगले पार्ट में हम वर्किंग विद लैंग्वेज, यानी जितना आपका ये पोर्शन बचा है बाकी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, अलग से हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।